देखो, कल हमने सामाजिक न्याय कर लिया था, है ना। आज आर्थिक न्याय का जो पार्ट है उसे कंप्लीट करना है। तो मैं बताया था आर्थिक न्याय क्या होता है। सरकार सभी लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करती है। जो व्यक्ति स्किल्ड है, स्किल्ड समझ रहे हो, सक्षम है, दक्ष है किसी कार्य को करने में, उसके लिए बहुत सारे अवसर होते हैं। लेकिन जो नॉन स्किल्ड है, जिसको मज़दूर कहते हैं, तो उसके लिए मज़दूरी के लिए मनरेगा वगैरह की व्यवस्था करना, ये भी आर्थिक न्याय के अंदर आता है। रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और जो टैक्स लेकर के दिया जाता है योजनाओं के थ्रू, वो भी क्या करना होता है, आर्थिक रूप से जनता को समान करने की कोशिश की जाती है न्याय व्यवस्था में। तो लिखिए इसमें, सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार, सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार धनोपार्जन के साधन उपलब्ध हों, धनोपार्जन के साधन उपलब्ध हों। किंतु किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का आर्थिक शोषण करने का अधिकार प्राप्त न हो। इसके अंतर्गत सरकार टैक्स व्यवस्था के द्वारा, यानी कि कर के द्वारा, टैक्स व्यवस्था के द्वारा आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास करती है। समानता लाने का प्रयास करती है। हो गया। अब इसी के अंदर अगला पक्ष जो आता है, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक रूप से न्याय। तो सरकार क्या करती है कि जनता को ही अपने शासन का उत्तराधिकारी चुनने का अवसर देती है वोट के द्वारा। अगर व्यक्ति खुद भी चाहे तो शासक के रूप में अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में उतार सकता है। अगर जनता उसको चुन लेती है तो वो स्वयं भी शासक बन सकता है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या है, राजनीतिक रूप से आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो लिखिए ज़रा, देश के नागरिकों को देश की शासन व्यवस्था में, देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार, तथा देश की शासन व्यवस्था को चुनने का अधिकार, देश की शासन व्यवस्था को चुनने का अधिकार।
अगला टॉपिक आपका आता है स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता क्या है? क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? जहाँ कोई भी फिर तो अराजक हो जाओगे। तो स्वतंत्रता और अराजकता में कोई फर्क नहीं है। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? मतलब आप किस तरीके से कह रहे हो स्वतंत्र नहीं है? क्या वो लोग स्वतंत्र हैं? पीछे के लोग वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र किस तरीके से आप बंधन में हैं? क्या बंधन है आपके ऊपर? मतलब जैसे स्वतंत्रता हमें है, लेकिन वो फाउंडेशन में ऐसे नहीं कि हम कुछ है। आप लोग स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र नहीं है? नहीं है। हाँ, आप बताइए। बाउंडेशन में हैं आप? किसके बाउंडेशन में हैं? अगर आप मम्मी पापा की बातों को मानना इनकार कर दें तो क्या कर लेंगे? कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानते आपके रूल रेगुलेशंस को। ज़्यादा से ज़्यादा ये होंगे आपको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। अब आज़ाद हो गए क्या आप? आप जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स का या परिवार का हमारे ऊपर कंट्रोल है। पेरेंट्स और परिवार की बातों को ना माने, त्याग दें। जैसे योगी आदित्यनाथ जी परिवार को त्याग दिए हैं, तो वो स्वतंत्र हो गए? नहीं हुए स्वतंत्र। अब क्या बाउंडेशन रही? अरे फिर भी एक देश का तो वो रहता है ना, अगर हम उसके रूल्स और रेगुलेशंस को हाँ। पढ़ेंगे तो फिर उनके पास आप कई सारे बंदिशों में होते हैं, समझ रहे हो? जैसे लेयर होती है, उस लेयर में बंदिशें होती हैं। परिवार की बंदिशें हैं। परिवार से अगर आप मुक्त होने की कोशिश करते हैं, फिर देश की बंदिशें हैं। अगर देश को भी त्याग देते हैं तो अन्य देश की बंदिशें हैं अलग से आपके ऊपर लॉ लग जाता है। तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। तो फिर स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है? स्वतंत्रता का बहुत जिक्र किया गया, संविधान में बोल दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब संविधान में झूठ लिखा गया है? संविधान में तो जिक्र किया गया ना स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब क्या संविधान में झूठ बोला गया है? नहीं। स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करना नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब है कुछ विशेष क्षेत्र में आपको छूट देना। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, कुछ भी खाने पीने की आज़ादी, किसी भी ईश्वर की किसी भी धर्म में आस्था रखने की आज़ादी, समझ रहे हो? किसी भी तरीके से स्वयं का जीवन व्यतीत करने की आज़ादी, इसे कहते हैं स्वतंत्रता। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि स्वतंत्रता है क्या, तो आपके कार्यों से किसी की स्वतंत्रता ना छिन जाना ही आपकी स्वतंत्रता है। समझे? आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक जहाँ से दूसरे की परेशानी शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ में देख लीजिए, समझ गए? आप थोड़ी देर के लिए आप बोल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ बोलेंगे, किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा, वहाँ आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। ठीक है? तो स्वतंत्रता हर लहजे में व्यापक भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। समझ गए? तो लिखिए थोड़ा सा, दो चार बातें लिखिए। स्वतंत्रता से तात्पर्य
स्वतंत्रता से तात्पर्य किसी कार्य को लेकर भय रहित होना है। हो गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या आधिपत्य का भाव रखना। आधिपत्य मतलब किसी के ऊपर कब्जा कर लेना। नियंत्रण या आधिपत्य का भाव रखना नहीं है, बल्कि यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। और विचार, अभिव्यक्ति, उसके बाद में विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। हो गया। अब है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा क्या है? बताइए। आत्मसम्मान समझते हो? हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट। हर व्यक्ति की गरिमा होती है। उस गरिमा को बचाए रखने का कार्य किसका है? अच्छा, किसी की गरिमा छिन जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। श्योर है, मर जाएगा। अगर संविधान में गरिमा ना हो तो व्यक्ति क्या करेगा? सुसाइड कर लेगा। जैसे आपने सुना होगा, मानसिक रूप से शोषण करना मतलब क्या होता है? बहुत सारे व्यक्ति, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो उनको सारे जीवन आत्मग्लानि होती रहती है। तो कहते हैं ना कि मैं अपने आप को हैंग करता हूँ, फांसी लगाता हूँ। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है इंसान अपने निजी कार्यों से। ऐसा हो जाता है। व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत राज्य इस प्रकार से अपनी नीति को बनाएगा, कि व्यक्ति को कार्य करने की न्याय संगत मनोचित दशाएं प्राप्त हों। मनोचित दशाएं, मन के उचित मनोचित दशाएं प्राप्त हों। इसका मतलब है कि भारत के संविधान का उत्तरदायित्व है कि वो
भिखारी की भी गरिमा को क्या करे, बनाए रखे। अगला, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता हो गया। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। हर राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब हो, रंग में गोरा हो सांवला हो, पुरुष हो या महिला हो, सभी का सम्मान बरकरार रखे, उसकी प्रतिष्ठा को जिंदा रखना संविधान का कार्य है। आयोग कैसे कर सकता है? किसी से किसी का भेदभाव ना होने पाए। ऐसा कुछ होता है जैसे आर्टिकल 15 है, तो आर्टिकल 15 में इसका जिक्र भी किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उसकी प्रतिष्ठा हुई। अवसर की समानता का मतलब हर व्यक्ति को क्या करे, समान अवसर समान कार्यों में समान क्षेत्रों में दिया जाए। यानी राजा का बेटा राजा नहीं होगा। हाँ, लिखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से तात्पर्य है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता से तात्पर्य है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक संरचना का विकास करे, राज्य एक ऐसी सामाजिक संरचना का विकास करे जो असमानता को दूर करे, असमानता को दूर करे और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित करे, ताकि उसका सर्वोच्च विकास हो सके, ताकि उसका सर्वोच्च विकास हो सके। हो गया। संविधान में इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक का दूसरे नागरिक के बीच राज्य द्वारा किए जाने वाले विभेदों को अवैध घोषित करें, अवैध घोषित करे। हो गया। नेक्स्ट, अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता।
राष्ट्र की एकता और अखंडता। लिखिए, देखिए अखंडता जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया है। मतलब कि संपूर्ण भारत एक है और भारत के लोग या भारत के राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है, उससे कट करके अलग नहीं हो सकते। उनकी नीतियाँ भारतीय संविधान के खिलाफ भी नहीं हो सकती। और उसी प्रकार से भारत के लोगों के, देखिए मतभेद संभव हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद समझ रहे हो? मन के अंदर भेद नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नीतियाँ राष्ट्र विरोधी होंगी तो राष्ट्र के लिए खतरा ही नहीं है, राष्ट्र के लिए भविष्य की नीतियों के लिए भी खतरा है। मतलब राष्ट्र कोई अगर नीति को बनाएगा तो आप उसका गलत प्रयोग करेंगे, मिसयूज करेंगे, गुमराह करेंगे, उसके खिलाफ गलत तरीके के बयानबाजी करेंगे, तो इससे क्या होगा? जन आक्रोश भी फैल सकता है, दंगे वगैरह में पीड़ित हो सकता है माहौल। तो इससे बचने का एक तरीका क्या है? राष्ट्र ने सभी के लिए खुला मंच दे रखा है। आप अपनी बातों को रैलियों के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, अनशन के माध्यम से सरकार तक बात को पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। अगर ये नहीं होता समस्या फिर बढ़ जाती है ना। तो अखंडता को जिंदा रखने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयास किया गया है। लिखिए इसमें 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में 42 कब हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में अखंडता और एकता शब्द को जोड़ा गया। ताकि, क्यों जोड़ा गया? ताकि अलगाववादी शक्तियों पर, अलगाववादी शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके, अलगाववादी शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। तथा इस भावना का विकास किया गया, तथा इस भावना का विकास किया गया कि भारत के लोग, संपूर्ण राष्ट्र को अपनी मातृभूमि समझे। हो गया? एक शब्द और है, इसको लिखकर ख़त्म करिए। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता, बंधुत्व की भावना। बोलो। 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या गड़बड़ है बताओ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यही पूछ रहे हो ना? हाँ लिखिए। अब बंधुता क्या है? बंधुता यानी
भाईचारा, ये कैसे डेवलप होगा? बंधुत्व की भावना कैसे डेवलप होगी? बंधुता समझ रहे हो? बंधुता मतलब एकता की भावना, राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना की कैसे डेवलप होगी? राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना कैसे विकसित हो सकती है? बताइए, कोई एक जरिया तो बताओ कि सभी भारत के लोग यानी कश्मीर वाला, कन्याकुमारी वाले से भी बंधुत्व की भावना रखे। बंधुत्व की भावना का मतलब ये है सरकार का कि वो भारत के प्रति सम्मान और भारत के लोगों के प्रति आदर का भाव रखे। अब ये दोनों चीज़ें ज़िंदा रखने के लिए सरकार को कुछ तो करना होगा, नहीं तो बढ़ जाएगा। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से बात नहीं करेगा, ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया से बात नहीं करेगा, होता है। फिर गोरे काले का भेद आएगा, भाषा का भेद हो सकता है अलग हो जाएगा, धार्मिक रूप से, क्योंकि भारत के अंदर तो बहुत सारे विभेद हैं देखा जाए तो ये बंधुत्व की भावना को एक करने के लिए राष्ट्र के पास क्या साधन है, कैसे एक किया जा सकता है? कैसे हो सकता है बताओ, कोई एक जरिया? किससे? त्योहार, फेस्टिवल के जरिए हो सकता है। पूरे राष्ट्र में एक ही दिन दिवाली मन रही है, भाई आप अपने मोहल्ले में तो ज़रूर जाते ही हैं सभी के घर, जिससे कभी नहीं मिलना होता है। और त्यौहार होली दिवाली ही नहीं, सभी धर्मों के जो त्यौहार हैं अपने धार्मिक लोगों से तो मिलते ही हैं, ज़रूर मिलते हैं। अन्य धार्मिक लोगों से भी 25% तो मान के चलिए ही कम से कम मिलते ही हैं। तो एक भाईचारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कुछ लोग अलग जगह, जैसे मान लीजिए जॉब के पर्पज़ से आप रह रहे हो, नॉर्थ इंडियन हो, जॉब लगी साउथ इंडिया में, तो वहाँ रह रहे हो तो वहाँ आपके ऑफिस से संबंधित लोग होंगे, मोहल्ले से संबंधित लोग होंगे, तो इसमें आपसी तालमेल होता है, मिलन होता है, तो एक दूसरे के विचारों को भी आप लोग आदान प्रदान करते हैं। तो एक जरिया तो हो सकता है एकता का। और क्या जरिया है? वो तो हो गया ना, नौकरी हो गया, व्यवसाय हो गया, वो तो आपकी इच्छा पर है, इसमें सरकार का कोई योगदान तो है नहीं। हाँ भाई, रेलवे हो गया, सड़क मार्ग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट, पूरा भारत इंडिया को जिताने में लगा है। और कल्चर, घूमने के लिए कोई विशेष स्थान, टूरिस्ट प्लेस, ये सब चीज़ें क्या हैं? बंधुत्व की भावनाओं को बढ़ाती हैं। ठीक है, धार्मिक आयोजन, यही सब चीज़ों से तो बढ़ेगा, और किससे? लिखिए, बंधुता के अंतर्गत भारत की विविधता का सम्मान तथा भारत के लोगों का आपसी सहिष्णु भाव, सहिष्णु का मतलब हर व्यक्ति का अन्य धर्मों का भी सम्मान किया जाना। हाँ, कह सकते हो। सहिष्णु भाव, सामंजस्य, जो व्यक्ति की गरिमा
तथा राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता को सदैव बरकरार रखेगा, सदैव बरकरार रखेगा। हो गया? तो ये इससे कुछ संबंधित थे। अब हम संविधान के क्या करेंगे, हर एक भाग को पढ़ेंगे, समझ गए? अभी इससे अगली की क्लास में हम लोग प्रस्तावना के महत्व, फिर उसके बाद जितने भी भाग हैं संविधान के सारे भागों को हम लोग, हर भाग को और हर एक आर्टिकल को पढ़ते हुए डिकोड करके करेंगे इससे। ठीक है?